हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम आज इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं हमारा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का। जो पाठ 10 है हमारा, उसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि नाम से ही यहां पे हमें दिख रहा है कि गुरुत्व और आकर्षण, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हमारा गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्व क्या होता है भाई? तो किसी भी द्रव्यमान की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी भी दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित करता है। तो यही आकर्षण के कारण यहां पे क्या है भाई? आकर्षण। और द्रव्यमान जो ये बल लगा रहा है उसको हम कहते हैं गुरुत्व बल। अर्थात कोई भी द्रव्यमान जब किसी दूसरे द्रव्यमान के ऊपर बल लगाता है तो दोनों द्रव्यमानों द्वारा लगाया गया बल ही कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। और ये एक आकर्षण बल का नेचर है। ठीक है, ये कैसे बल का नेचर है भाई? आकर्षण। मतलब यहां प्रतिकर्षण टाइप का कुछ नहीं होगा, विकर्षण नहीं होगा, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को धकेलेंगे नहीं, सिर्फ खींचेंगे। मतलब ये एक द्रव्यमान का गुण है कि अगर किसी भी पिंड के पास, किसी के भी पास द्रव्यमान है तो वो हमेशा ही अपनी तरफ दूसरे द्रव्यमानों को आकर्षित करने का गुण रखता है। और इसी चैप्टर को हम कहते हैं भाई गुरुत्वाकर्षण। इसी के अंतर्गत हम बहुत सारी बातों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ही नंबर पे हमारे पास यहां देखने को मिलता है भाई गुरुत्वाकर्षण बल एवं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है भाई? तो गुरुत्वाकर्षण बल हमने समझा कि जब कभी भी दो पिंड, एक द्रव्यमान ये हो जाए, ठीक है, और एक और दूसरा द्रव्यमान यहां कहीं पे हो जाए, ये दो द्रव्यमान है, ठीक है, एक द्रव्यमान है हमारा m1 और दूसरा द्रव्यमान है हमारा m2। ये हो गया m1, ये हो गया हमारा m2। ये m1 और m2 हमेशा ही एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचेंगे। ठीक है, ये इसको और ये इसको। तो जब ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे होंगे तो यहां पर हमें पता है कि इनके द्वारा जो बल लगाया जाता है वो समानुपाती होता है इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के। और यही व्युत क्रमानुपाती होता है दोनों के बीच की दूरी के। ये दोनों के बीच की अगर मैं दूरी कंसीडर करता हूं कि d है तो इसके ये व्युत क्रमानुपाती होता है। आकर्षण बल जो लग रहा था उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा। सार्वत्रिक नियम की जहां तक बात रही तो सार्वत्रिक नियम भाई ये जो लिखे हुए हैं यही है हमारा सार्वत्रिक नियम। अब सार्वत्रिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिर्फ पृथ्वी पर वैलिड नहीं है, पृथ्वी के बाहर भी वैलिड है। ये इस यूनिवर्स में हर जगह वैलिड है भाई। जैसे ये देखिए हमारा सोलार सिस्टम है। ये सोलार सिस्टम में हम देखते हैं कि सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, उसके साथ साथ और भी बचे हुए ग्रह जैसे शुक्र हुआ, बुध हुआ, शनि हुआ, ये सब भी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे। ना सिर्फ यही, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा भाई। तो मतलब ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। ठीक है, इसी पर आधारित केपलर ने नियम दिया था कि भाई सिर्फ चंद्रमा ही ऐसा नहीं है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। अगर मैं कोई सैटेलाइट, चंद्रमा एक कैसा हो गया भाई? एक नेचुरल सैटेलाइट हो गया, नेचुरल उपग्रह हो गया। अगर हम कृत्रिम उपग्रह की बात करें, कृत्रिम उपग्रह मतलब जो हम बनाते हैं, हमारे संचार व्यवस्था में जो काम आती है, हमारे वेदर फोरकास्ट में जो काम आती है, कम्युनिकेशन में जो यूज होता है, उसके लिए हम क्या बनाए भाई? हमने सैटेलाइट बनाया जो कि हमारे पृथ्वी के परितः, पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। उसमें कोई फ्यूल नहीं डलता, उसको घुमाने के लिए कोई ईंधन नहीं लगता है। वो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल के कारण वो चल रहा होता है। तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट को, मतलब जो सैटेलाइट थी, उसको किस तरीके से प्रक्षेपित करें कि जैसे ये ग्रह घूम रहे वैसे ही, जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गया तो ये पृथ्वी की एक कक्षा हो गई जहां पर ये एक कोई सैटेलाइट है, ये घूम रहा है। तो इस सैटेलाइट के घूमने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। कितनी ऊंचाई पर रखे पृथ्वी से, कितने की गति दे, कौन सा उसका पाथ होगा, कितना उसका समय अंतराल होगा, ये सब कुछ दिया था केपलर ने। केपलर ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। 3 नियम केपलर ने दिया था भाई। केपलर का पहला जो नियम इन्होंने दिया था, उन्होंने ये कहा कि अगर ये चलेगी तो एक दीर्घ वृत्त पे चलेगी, हमेशा एक दीर्घ वृत्त पे चलेगी।
दीर्घवृत्त का मतलब क्या होता है भाई, जैसे ये देखिए, ये कोई भी वृत्ताकार पथ पे नहीं चल रही है, सब दीर्घवृत्त में, इलिप्टिकल, ओवल शेप, इलिप्स के फॉर्म में, ठीक है ना। ये वृत्ताकार पथ पे ना चल के कैसा चलेगा भाई, ऐसे ओवल शेप पे चलेगा, ठीक है। तो पहला तो ये कहा। दूसरा इन्होंने कहा था कि जो समय जो तय करेगा, जो चल रहा है, वो समान समय में समान दूरी चलेगा। अगला था क्या भाई, अगला था हमारा समान दूरी, कि भैया समान दूरी तय करता है समान समय में। और तीसरा था कि भाई जो उसका समय है और जो उसकी दूरी है, ठीक है, जो टाइम होता है वो उसके त्रिज्या के क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 नियम इन्होंने यहां पर दिए थे, ठीक है, कि भाई कितना समय अंतराल लेगा, कितना वो दूरी तय करेगा, मतलब कितनी बड़ी त्रिज्या होगी और कितना ज्यादा समय अंतराल लगेगा उसको चलने के लिए। केपलर ने ये 3 नियम दिए। इसके बाद आता है हमारा एक अगला टॉपिक, गुरुत्वीय तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण। अब क्या होता है ना, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल था जो पृथ्वी लगा रही है, उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, और कोई भी 2 द्रव्यमान लगा रहे तो उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो गुरुत्वीय बल जो होता है, जो पृथ्वी लगा रही है, उसके कारण ही हमारे अंदर जो द्रव्यमान है उससे मिलाकर हमारा भार महसूस होता है। हमारा भार अल्टीमेटली इस गुरुत्वीय तीव्रता का कारण है, या उसी तीव्रता को हम कहते हैं भाई गुरुत्वीय त्वरण। जिस बल से, जैसे हमने पढ़ा था, F = होता है भाई ma, अब यहां पे बदल करके ये हो गया G मतलब गुरुत्वीय त्वरण। और ये जो बल है, इस बल का भी मान बदल गया, अब इसको हम कहने लगे भार। जो वेट है हमारा, जो भार है हमारा, वो इसके कारण होता है भाई, ठीक है। अब एक और अगली पॉइंट आती है, मुक्त पतन। अब जैसे कि त्वरण से आपको पता था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो वो गति करना शुरू करेगी किधर, नीचे की तरफ, क्योंकि ये किसमें चलेगा, ये किधर लग रहा है, पृथ्वी के केंद्र पे। हाइट में डिफरेंस आता है इस गुरुत्वीय त्वरण के कारण, ठीक है ना। तो अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया जाए, मतलब ऐसा छोड़ दिया जाए, तो वो गति करने लगेगी तेजी से नीचे की तरफ। तो वो जब गति कर रही होगी तब उसका जो वेट है, उसका जो भार है, वो भार कितना हो जाएगा, 0, 0 भार, कोई वेट नहीं होगा। उसी को कहते हैं मुक्त पतन। इसको ऐसा भी समझ सकते हो, वो देखा होगा ना चरखे में जब हम चढ़ते हैं तो जब चरखी नीचे की तरफ आती है तो हमको भारहीनता महसूस होती है, भार में कमी महसूस होती है, हल्का लगता है। अगला है भाई ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण। गति के समीकरण, जो ये एक छोटा सा टर्म देखिए, ये जो एक्सीलरेशन लिखते थे, इसको जो त्वरण लिखते थे हम, ये त्वरण किसके लिए होता है भाई, जो क्षैतिज चल रहा हो, कोई क्षैतिज में। और जब यही चीज ऊर्ध्वाधर में चलने लगे, जब यही चीज ऊर्ध्वाधर में चलने लगे, तो भाई ये जी जो है ये गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, ये गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। है वही टर्म। त्वरण क्या होता है भाई, वेग परिवर्तन की दर, ये वेग परिवर्तन का दर ही है। जैसे आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो धीरे धीरे उसका वेग कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर तक जाएगा, बॉल रुक जाएगी, फिर वो नीचे गिरना शुरू होगी। अब जब बॉल नीचे गिरती है तो क्या होता है, उसका वेग धीरे 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 बढ़ता जाता है और आकर के पृथ्वी से टकरा जाती है। तो मतलब जी ऊर्ध्वाधर में। तो जब हमने गति के 3 समीकरण पढ़े थे, v = u + at, तो अब यही चीज बदल करके क्या हो जाएगी हमारे पास भाई, a की जगह आ गया g, तो gt, s = ut + ½ gt², और अगला भाई v² - u² = 2gs, यही पढ़ा था। या फिर अगर यही चीज ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक दिया तो g का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो यही सब कुछ पूरा बदल जाएगा भाई, क्या बदल जाएगा, v = u - gt, क्योंकि g ऊपर जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाई, उसके g में कमी आएगी, त्वरण कम करता जाएगा, मतलब उसके वेग में परिवर्तन कम होता जाएगा। कुछ यूं कहूं, वेग उसका धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जब वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई पे होती है तो उसके वेग का मान 0 हो जाता है भाई। अगला s = ut - ½ gt², और उसका अगला v² - u² = -2gs। अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड में प्लस दिख रहा है और राइट साइड में माइनस दिख रहा है। उसका सिंपल सा कारण है, जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ेंगे तो उसका वेग बढ़ते जाता है, और जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसका वेग घटते जाता है। तो ये इतना सब कुछ हमको देखना है यहां तक ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण तक पे।
और भी इसके अंदर चैप्टर्स है भाई, और भी बेसिकली टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर, द्रव्यमान और भार। अब जैसा हमने अभी कहा कि भाई द्रव्यमान अलग चीज है और भार अलग चीज है। कैसे? भार जो था वो F = mg था, और द्रव्यमान वो एलिमेंट जिससे हम बने हैं, जिस चीज से हम मिलकर के बने वो द्रव्यमान है। और भार क्या है? जिस गुरुत्वाकर्षण बल से कोई पिंड, कोई ग्रह हमको खींच रहा है वो है। अगर हम चांद पे चले जाएंगे तो वहां पे हमारा भार कम हो जाएगा भाई, क्योंकि वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान कम है। उसी प्रकार से आता है प्रणोद और दाब, प्रेशर। ठीक है, बल किसी वस्तु के ऊपर लगाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल पे लगेगा भाई, तो ये क्या है? बल बटा जो क्षेत्रफल आएगा, ये इसके अंदर देखेंगे हम। फिर इसके बाद आती है बात तरलों में दाब। तरलों में दाब का मतलब क्या होता है भाई? तो हमें पता है जब कभी किसी लिक्विड की हम बात करते हैं, किसी पानी की बात कर लीजिए, चलिए एक लिक्विड का उदाहरण लेते हैं, पानी, उसमें अगर हम बात करते हैं और उसमें किसी चीज को डुबाते हैं तो डूबने का विरोध करती है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज उसमें डुबा रहे तो डूबने का विरोध मतलब क्या? हल्का महसूस होता है। जैसे अपन एक बात काम करें कि भाई एक मग में पानी भरा और बाल्टी के अंदर ही अंदर उठाइए, जहां तक पानी भरा उसी में उठाना। ये एक बाल्टी है, यहां तक पूरा पानी भरा हुआ है, एक मग में पानी भरा हुआ ये मग है ना, इसको कहां तक उठाना भाई? इसी पानी के अंदर ही उठाना, यहीं पे। तो ये आपको हल्का महसूस होगा, लेकिन यही मग जैसे ही यहां बाहर आएगा, ठीक है, यही मग यहां पे जैसे ही आपका बाहर आएगा तो ये भारी महसूस होगा। कारण क्या होता है भाई? कि यहां पर भी एक ऊपर की तरफ लिक्विड में जब ये डुबाते हैं तो इसके ऊपर की तरफ एक बल लगता है जो लिक्विड के द्वारा लगाया जाता है, इसको उत्प्लावकता कहते हैं। और ये कितना बल लगाएगा, कितना पानी ये हटा, ये देखिए, ये मग अगर आप पानी के अंदर डुबाएंगे तो ये मग क्या करेगा? पानी को विस्थापित करेगा। तो ये कितना पानी विस्थापित करेगा और ये कितना ऊपर की तरफ बल लगाएगा, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिया था आर्किमिडीज ने। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार इन दोनों में रिलेशनशिप मिली थी हमें। इसके बाद बात आती है आपेक्षिक घनत्व की। अब आपेक्षिक घनत्व क्या होता है भाई? तो हमें पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी डेंसिटी कम है। जैसे अपन बात करते हैं मृत सागर। मृत सागर मतलब क्या कहते हैं भाई? डेड सी। उसमें कहते हैं कोई भी व्यक्ति है ना डूब नहीं सकता। कारण क्या? क्योंकि वहां पर जो समुद्र का जो पानी है उसमें बहुत ज्यादा ही सॉल्टी है। अब बहुत ज्यादा अगर समुद्र में सॉल्टी है तो मतलब उसका घनत्व ज्यादा है। आप थोड़ा सा भी पानी हटाइएगा उसमें उत्प्लावन बल का मान ज्यादा लगेगा। और डिस्टिल वाटर, साफ वाटर में अगर अपन बात करें तो उसमें तैरना कठिन है भाई, कारण आपको बहुत सारा पानी हटाना पड़ेगा अपने ऊपर, बहुत सारा उत्प्लावन बल लगाने के लिए। ये किस प्रकार से चलता है, क्या होता है, हम इसकी चर्चा पूरी करने वाले हैं भैया इस चैप्टर के अंदर। तो प्रिपेयर हो जाइए इस चैप्टर के लिए। हमने देख लिया है कि इन चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, और सभी टॉपिक एक से बढ़ के एक है और इतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं ये, क्योंकि ये अपने आप में अगर कहें तो रोज हमारे आसपास में जो घटनाक्रम चल रही है ना, जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आधारित है भाई। भार हम रोज महसूस करते हैं, ठीक है। भारहीनता की बात करें, जब झूले पे नीचे की तरफ आते हैं हमको महसूस होता है, या फिर साइकिल, गाड़ी, किसी चीज में, कार में ही अगर आप बैठे हुए हैं और वो ऐसा पुलिया पे चढ़ी और पुलिया से नीचे की तरफ उतर रही है और ज्यादा तेज एक्सेलरेट करके उतरेगी तो वहां भारहीनता समझ में आती है। लिफ्ट पे चढ़ते उतरते समय हमको ये समझ में आता है भाई। तो ये सब कुछ रोज हमारे लाइफ में चल रहा है। ये मग में पानी वाला जो कंसेप्ट है भाई, है ना, ठंड के दिनों में नहाने से पहले 10-15 बार तो यही होता है ना, मग उठाया, उसी में पानी डाला, फिर उठाया, फिर डाला। उस समय बिल्कुल सबने महसूस किया होगा कि जब तक ये पानी के अंदर तब तक हल्की महसूस होती। तो मतलब जो हमारे आसपास चीजें चल रही है ना, उन्हीं के बारे में तो चर्चा होती है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स इसीलिए तो इतनी इंटरेस्टिंग है भाई, क्योंकि आपके आसपास में हो रहे घटनाक्रम के हम क्या जानते हैं, यहाँ पे उसका कारण देखते हैं, उसके लॉजिक्स देखते हैं भाई। देख तो सभी भी रहे ना ये घटनाक्रम, ये बदलता हुआ सब कुछ सब लोग देख रहे हैं, लेकिन आपका नजरिया बदल जाएगा। कब? जब इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे तब। तो स्टे ट्यून, ये चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं अगले आने वाले हमारे वीडियोस में। अभी हम अगले कुछ और सब्जेक्ट्स, कुछ और विषयों की चर्चा के लिए क्या करेंगे, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखेंगे magnetbrains.com। आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होता है जहां पे आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के कंटेंट चाहिए आपको, आप इसको टैप कीजिए, यहां पे आपको उससे जुड़ी हुई कंटेंट मिलेगी। यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई कुछ चीज चाहिए भाई, यूपी बोर्ड को टैप कीजिए, यहां पे सब कुछ मिलने वाला है आपको।
सिमिलरली एनटीएससी या ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप टैप कीजिए, आपको वहां पे एनटीएससी और ओलंपियाड से जुड़ी सभी डिटेल्स मिल जाएंगी भाई। स्पोकन इंग्लिश, इसको टैप करेंगे तो भैया अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। जैसे कि अगर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने टैप किया, आपके सभी क्लासेस ओपन हो गए, आपने अपने क्लास के ऊपर टैप किया, आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो गए। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, जो भी पढ़ना है, आप टैप कीजिए और आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स देखना, आपने वॉच नाउ को क्लिक किया, आपके चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं यहां पे एक ही फोल्डर के अंदर। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर और आपका एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। आप इसको टैप कीजिए, आपका वीडियो प्ले हो जाएगा, जिसको आप कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब यहां पे भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है 6 to 12 फ्री एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।